तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हमने इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर लिया है, अच्छी तरीके से सीख लिया है। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6n के अगर हम बारे में बात करें, ये कह रहे हैं कि 6n कितने में समाप्त होनी चाहिए? 0 पर समाप्त होनी चाहिए। तो 0 पे समाप्त होने की कंडीशन क्या है? हम पहले ये देखेंगे कि 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, या क्या उसकी कंडीशन होती है। तो 0 में समाप्त होने की कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तो अब हमने तो यहाँ कंडीशन लिख ली। तो मुझे बताइए, क्या 6n क्या दे रखा हमारे पास? सॉरी, ये 6n ऐसे है। 6n, क्या हमारी 6n का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? हम यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेते हैं 6n का। तो हमने लिखा 6, लिखा 2, 6, 3 एक 3। तो अगर मैं 6 का गुणनखंड करूंगा तो क्या निकल के आया हमारे पास? 2 गुणे में 3। तो मुझे बताओ, क्या इसका एंड 2 गुणे के 5 के रूप में हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या ये n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 6n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई भी संख्या 0 में समाप्त होगी, उसको 2 गुणे 5 के रूप में होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी संख्या या कोई भी संख्या दे दे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है, हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है? तो हम पहले यहाँ पे संख्या लिखेंगे कि क्या दे रखा है। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस में 13, एक संख्या तो ये दे रखी, एक साइड इधर लिख लेते हैं कि 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस में 5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। पहले बात, हम भाज्य संख्या की कंडीशन देखते हैं क्या होती है, और इसी के साथ हम अभाज्य संख्या की भी कंडीशन देखते हैं क्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या कहता है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 3 गुणज होना चाहिए
तब वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर 3 गुणज नहीं हो रहे हैं तो भाज्य संख्या नहीं है। कम से कम 3 हो, ज्यादा कितने भी हो जाए, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। अगर 3 नहीं हुए तो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे क्या लिखा मैंने? 8 लिखा। क्या लिखा? 8। 8 का मैंने गुणनखंड निकाला। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे क्या निकल के आया? 1 2 3। क्या हमारे 3 गुणज निकल के आए? अगर मैं 8 का करूंगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 8 का करूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं 8 का करूंगा तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 1, ये निकल के आएगा। इसके तो 4 हो गए, हम 1 को भी शामिल करेंगे। लेकिन मैंने कितना बोला कि भाज्य संख्या वह संख्या है जो कम से कम उसके 3 गुणज हो। अगर 3 गुणज नहीं हो रहे तो भाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैं एक संख्या लिया 3, 3 लिया, 3 एकन्नम 3। मुझे बताओ क्या भाज्य संख्या है क्या ये? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है। ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 का निकालूंगा तो 3 गुणे क्या होगा? 1 ही तो होगा। और हमें भाज्य संख्या कहलाने के लिए क्या होने चाहिए? कम से कम 3 गुणज होने चाहिए। यहाँ तो 2 ही गुणज है। ठीक है? तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ क्या होना चाहिए? हम क्या निकालेंगे कि कम से कम उसके 3 भाज्य हो और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए तब भाज्य है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? हम 4 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल 8 का दिया है। ठीक है? तो हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले लो। हमारा क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 13 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे में 11 गुणे में प्लस क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्यों? मैंने इसमें क्या कॉमन लिया? 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन के बाद जो बचेगा हम ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 13 गुणे में 11 से 7 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 77। प्लस में क्या आएगा? 1 करेंगे। 13 को करूंगा 77, एक कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। तो मुझे एक बात बताओ, 13 गुणे 78 को 2 भागों में बांट सकते कि नहीं बांट सकते? जैसे मैं इसको 78 का गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा? देखो, 2 तिहाई 6, एक इधर चला गया, दोनों 18, 13 तिया 39 और 3 एक अन्नम 3। ये तो कट गया। जब ये कट गया तो क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हमारे इसका गुणनखंड हो रहा है ना। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि यह दूसरा कलर ले लेता हूँ, यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया? सेम हम इसको करेंगे। इसमें जो चीज कॉमन है उसको बाहर ले लो। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है। 5 को बाहर ले लो। अगर मैं 5 को बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7 गुणे में 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, प्लस क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि हमने 5 को कॉमन ले लिया। 5 को साथ रखो, साथ ही इसके रखो। आगे क्या हो जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो सक्षम 42, 42 से 4 करूंगा। मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ पहले। 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 को 6 से करके देखते हो कितना आता है। 24 को 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 संग 24 के 4, हासिल आए 2, 6 दूनी 12, 1 14। तो 24 को मैंने किया तो कितना है? 144 आया। अब 144 को मैं कितने से करके देखूंगा? 6 से करके देखूंगा। 6 से मैं नीचे कर दे रहा हूँ। कितना आया? 144। यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह नहीं है। या फिर इसको छोटा कर देता हूँ, इधर कहीं कर लेता हूँ। इसको छोटा कर लिया और इसको यहाँ पे ला दिया। मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ। कितना आया था? 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 को 6 से किया कितना आया? 144 आया था ना। 144 को अब मैं 7 से करूंगा। 7 चौको 28 की 8, हासिल आए 2, 7 चौको 28, 2 30 की 0, हासिल आए 3, 7 रैंडम 7, 4 कितना हुआ? 10। तो मैंने इन सबको गुणा किया तो कितना आया मेरे पास? 10
0.08 आया। कितना आया? 8 आया। और इधर क्या है? प्लस में क्या है हमारे पास? प्लस में 1 है। जोड़ दो 5, इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1009 आएगा। तो ये क्या है हमारा? अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो क्या है? गुणनखंड निकल के आएगा 1009 को अगर गुणनखंड करूंगा तो ये टूटेगा और लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 2 3, तो कम से कम 3 अभाज्य संख्या है ना? सॉरी, ये भाज्य संख्या है ना? तो अगर ये भाज्य संख्या है तो क्या हुआ हमारे पास? हम इसे भी कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है? मैंने बताया था ना कि किसी भी भाज्य संख्या को अगर करेंगे तो उसके कम से कम कितने गुणज होने चाहिए? 3 गुणज होने चाहिए। यहाँ कितने गुणज है? 1, यहाँ पे गुणा लगा लो। वैसे इसका मतलब गुणा ही होता है। यहाँ 1 2 3 और सेम यहाँ भी था 1 2 3, यहाँ ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो, क्या दे रखा है हमारे पास कि सोनिया, ऐसे लिख देता हूँ, सोनिया सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है। फिर रवि 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 एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। तो मेरे को बताओ, आप एक गोलापात का चक्कर लगाते हो। इस गोलापात का अगर आप चक्कर लगाते हो, मान चलो आप यहाँ से एक चक्कर लगाने स्टार्ट करें, यहाँ से आप चक्कर लगाया, तो यहाँ से पूरा चक्कर लगाने के बाद आप यहाँ पे आओगे, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? कम टाइम कौन ले रहा है? जिसका टाइम कम है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जिसका टाइम ज्यादा है उसकी स्पीड कम है। तो रवि का टाइम कम है, क्योंकि एक चक्कर लगाने में रवि कितना मिनट लेता है? 12 मिनट। सोनिया कितना मिनट लेती है? 18 मिनट। अभी कह रहा है कि अगर एक ही स्थान से एक साथ वो चक्कर पूरा लगाए, तो एक साथ एक समय पर वो अगर वो चलना प्रारंभ किए तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे आएंगे? ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बोले या आपको दिखे, सीधा कुछ मत करो, उसका एलसीएम निकाल दो। क्या निकालोगे? सीधा एलसीएम निकाल दो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 18 का और 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 2 9 18, 2 छंग 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 2 आया, और क्या हो जाएगा? 2 एक नम 2। ठीक है, हमने क्या किया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या निकाला? एलसीएम निकाला। किसका निकाला? 18 का 12 का। 18 का 12 एलसीएम निकाला। क्या निकल के आया? 18 12 का एलसीएम हमारा निकल के आया। तो हमारा 18 और 12 का एलसीएम निकल के आया 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2। ठीक है, निकालते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। मतलब क्या लिखेंगे कि पुनः प्रारंभिक कब मिलेंगे? वो कितने समय बाद मिलेंगे? तो हम लिखेंगे पुनः प्रारंभिक वे लोग 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। और ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है 36। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा 1.1 समाप्त हो चुका है। अब हम 1.2 का नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।